एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहां पर हम एक बार फिर से क्लास 12 ज्योग्राफी बुक 1 को समराइज करने वाले हैं। एंड सो इट इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज जहां पर हम फर्स्ट चैप्टर को समराइज करने वाले हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड बिकॉज इट इज़ जस्ट अ क्विक समरी टू द चैप्टर. ओके, and for now without any further ado let us get into the video. So as the name of the chapter is human geography, nature and scope. ठीक है, सो सबसे पहले यू शुड बी नोइंग कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या. ठीक है, तो ये एक ब्रांच है ज्योग्राफी की. जैसे कि हमें पता है ज्योग्राफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं इन दी 11th क्लास, राइट. एंड 12th क्लास में जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं. तो उसी ह्यूमन ज्योग्राफी का ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है. आपको बता रखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है एंड इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, सो यू गॉट टू नो व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी. ये एक ब्रांच है ज्योग्राफी की. ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में किस चीज़ की स्टडी करी जाती है. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको एकदम फिट होने चाहिए दिमाग में कि ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज़ हम स्टडी करते हैं जो रिलेशनशिप है ह्यूमन की और एनवायरनमेंट की, नेचर की. ठीक है, इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड. ह्यूमन्स और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं. सेकेंडली, वी स्टडी द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन फिनोमेना, यानी कि किस तरह से पूरी दुनिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किस तरह से ह्यूमन फिनोमेनाज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है. वी कैन से अर्बनाइजेशन कहाँ पे बहुत ज़्यादा है, किस टाइप का माइग्रेशन हो रहा है पूरी दुनिया में, है ना, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में. सो दीज आर व्हाट वी कॉल ह्यूमन फिनोमेना, इसकी हम स्टडी करते हैं. एंड थर्डली, वी स्टडी द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई कंट्री बहुत ही ज़्यादा कम डेवलप्ड है ना. तो ऐसा तो है नहीं सारे कंट्रीज़ इक्वल हैं, सारे रीजन इक्वल हैं. इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं पूरी दुनिया में, तो इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं. ओके, फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म, जहाँ पर हमको बता रखा है कि जब ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट बनाया गया तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए. जहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, एंड दूसरे ग्रुप के लोगों का मानना था कि ह्यूमन ज्योग्राफी को रीजनल फॉर्म में पढ़ा जाना चाहिए. अब सिस्टमैटिक और रीजनल का मतलब क्या है. देखो, रीजनल से मतलब है किसी हम एक रीजन के बारे में अलग अलग फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं, तो वो होता है रीजनल अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया को ले रहे हैं जो कि एक रीजन है, एक कंट्री है. अब इसके जितने भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स होंगे हम उन सब की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये मतलब हो जाता है रीजनल का. वहीं पर अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक से मतलब होता है किसी एक फिनोमेना को हम लेंगे, जोग्राफिकल फिनोमेना, लेट्स से पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन. अब हम पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड के अर्बनाइजेशन की स्टडी करेंगे. तो ये होता है एक सिस्टमैटिक अप्रोच. तो डुअलिज्म और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट बनाया गया तो देयर वाज अ डिबेट, देयर वाज अ डिस्कशन कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए. ठीक है, दो ओपिनियंस निकल के आए एंड उन्हीं दो ओपिनियंस को डुअलिज्म का नेम दिया गया है. ओके, सो देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव. तो देखो, लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग या नोमोथेटिक, तो इन तीनों टर्म्स का मतलब ये हो जाता है कि जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो यूनिवर्स के लॉज हैं, उनकी स्टडी करना. ठीक है, वहीं पर जब डिस्क्रिप्टिव या आइडियोग्राफिक टर्म आता है तो इसका मतलब होता है हम हर एक रीजन की माइन्यूट लेवल तक यूनिकनेस को स्टडी करें. समझ रहे हो. तो देखो, जनरल डिफरेंस क्या है. नोमोथेटिक का मतलब ये हो जाता है कि हम जनरल लॉज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल लॉज पढ़ रहे हैं, हमने किसी एक रीजन को जनरलाइज कर दिया. ठीक है, एंड आइडियोग्राफिक का मतलब होता है माइन्यूट लेवल पर एक एक यूनिकनेस पे ध्यान देते हैं. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. देखो, इंडिया की अगर हम बात करें, इन जनरल क्या बोल दिया जाता है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है. इन जनरल यही तो है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है. लेकिन अब अगर हम इंडिया में भी अलग अलग रीजन्स को एनालाइज जब करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कोई रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप है, कोई रीजन बहुत ही कम डेवलप्ड है ना. तो हमने जो है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी यूनिक फीचर्स को देखा, तो इसको ही हम बोलेंगे आइडियोग्राफी. देन उसके बाद में हमको 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दे रखी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है. ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है ये आपको मैं बता चुकी हूँ इन द वेरी स्टार्टिंग. ठीक है, तो इट इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पर हम ह्यूमन और नेचर के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. ठीक है, अब इसी की 3 डेफिनेशंस गिवन है, तो आपको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए कौन सी डेफिनेशन किस ज्योग्राफर ने दी है. ओके, हैव अ लुक ऑन द स्लाइड. आप देख सकते हैं तीनों डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, दीज आर सेम ओनली.
ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट आउट। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि किस तरह से हम ह्यूमंस हमारे नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में इंटरेक्शन पढ़ते हैं ह्यूमन और नेचर का, पर ये इंटरेक्शन होता कैसे है? ये इंटरेक्शन होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बहुत ही क्लियर ध्यान रखिए, बिकॉज ये MCQ में आता है कि ह्यूमन बींग्स फिजिकल एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया कैसे? जब हमने नेचर के लॉस को समझा, जब हमने नेचर को जाना, तब हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने फ्रिक्शन और हीट के बारे में जाना, समझा, है ना, उसके बाद में हम जो है फायर को डिस्कवर कर पाए। सिमिलरली जब हमने DNA के सीक्रेट्स को समझा, तब जो है हमने डिजीजेस को कंट्रोल करना सीख लिया। ठीक है। सिमिलरली एरोडायनेमिक्स के लॉज को समझने के बाद में हम प्लेन्स का आविष्कार कर पाए। ठीक है। सो दिस इज हाउ, जब हमने नेचर को समझा तब हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो ये वो थ्योरी है जहाँ पर जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरमेंट है, वो डोमिनेट करता है, वो डिटरमाइन करता है ह्यूमन सोसाइटी को। इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर, इसी को बोला जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ध्यान रखिए, एनवायरमेंट डोमिनेट करता है, एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है ह्यूमन सोसाइटी को, जो नेचर के फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ये सिचुएशन कब थी? ये पुराने टाइम्स में थी, इन अर्ली टाइम्स। ठीक है। नेचर डोमिनेटेड, नेचर इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमंस। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, इसी को हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। एंड क्योंकि इस टाइम पीरियड पे नेचर डोमिनेटिंग था, जो करता धरता था वो नेचर ही था। ठीक है। उस टाइम की सोसाइटी के लिए जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज मदर नेचर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिए। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, क्या क्या चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पॉसिबिलिज्म। अब ये जो थ्योरी थी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की, जहाँ पर एनवायरनमेंट डोमिनेट कर रहा था, ये थ्योरी खत्म होती है। अब आती है पॉसिबिलिज्म की बारी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, समय के साथ जब लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझा, तो जब ये सिचुएशन आई तब लोगों ने क्या किया, एक नेसेसिटी की स्टेट से फ्रीडम की स्टेट पे आना शुरू किया। यानी कि अभी तक लोग केवल अपने सर्वाइवल पे जी रहे थे, जो हमें नेचर दे रहा है हम उसी में खुश हैं। लेकिन जब लोगों ने चीज़ों को समझा, अब लोगों ने जगह जगह पे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना शुरू किया, डेवलपमेंट लाना शुरू किया नेचर को समझने के बाद। ओके, यहाँ पर जो है लोगों ने रिसोर्सेज का यूज़ करना शुरू कर दिया। रिसोर्सेज तो पहले भी थे, लेकिन तब लोगों को नॉलेज नहीं थी। अब लोगों को नॉलेज हुई तो उन्होंने उन रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड इस सिचुएशन को बोला गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी कि अब ये जो नेचर है ये ह्यूमनाइज्ड हो गया है। अब नेचर में हर जगह हमें ह्यूमंस की छाप देखने को मिलेगी। हर जगह ह्यूमंस ने जो है नेचर को चेंज किया है, मॉडिफाई किया गया है एज पर देयर नॉलेज एंड एज पर देयर नीड्स। सो डू रिमेंबर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि पीपल मूव्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। ह्यूमंस क्रिएटेड हेल्थ रिजॉर्ट्स, पोर्ट्स, ओशियानिक रूट्स, बिल्डिंग्स, सैटेलाइट्स। ये करी तो हम इंसानों ने उसी दुनिया में है, वही पृथ्वी है जो पहले थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी समझी, नेचर समझा, तब हमने इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया। तब नहीं कर पाए थे क्योंकि तब हमें उतनी नॉलेज नहीं थी। ओके, और फिर आता है नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको हम स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। डू रिमेंबर किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इट वाज ग्रिफिथ टेलर। एंड ये एक आइडिया है बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये दोनों ही आइडिया के बीच का एक रास्ता है, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। तो इस आइडिया के, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात सिर्फ इतनी सी है कि आप नेचर में चेंजेस ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इतने ज़्यादा चेंजेस भी मत ले आइए कि अर्थ को ही डैमेज होने लगे, नेचर ही खराब होने लगे। ठीक है। कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। आप नेचर को जीतिए, आप नेचर में जो चेंजेस लाना चाहते हैं लाइए, बट ये ध्यान रखिए कि आप नेचर को डैमेज ना करें। सो पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज एनवायरनमेंट। पॉसिबिलिटीज बनाओ, लेकिन इतनी ज़्यादा मत बनाओ कि एनवायरनमेंट को डैमेज होने लगे। बेसिकली जो हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे ना, मिस यूज़ करने लगे। मेजर प्रॉब्लम है ट्रीज़ की, है ना। ट्रीज़ हम इतने ज़्यादा कट करे जा रहे हैं अपने यूज़ के लिए। क्यों कर रहे हैं कट? क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए ना हर जगह। एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हमको ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सारे एनवायरमेंटल इश्यूज अगर आप देखें तो मेजर प्रॉब्लम ये डिफॉरेस्टेशन ही है।
ठीक है। सो वही चीज़ बोलेगी कि भाई आप पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करो, डेवलपमेंट करो, बट विद इन लिमिट्स। एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है इसी कॉन्सेप्ट में, दैट इज देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। जब आप स्पीड में गाड़ी अपनी चलाते ही चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होगा ही, ठीक है। विच बेसिकली मीन्स कि आप डेवलपमेंट लाइए बट विद इन लिमिट्स, डू नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। तो ये है कॉन्सेप्ट नियो डिटर्मिनिज्म का, जिसको हम स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, और मध्यम मार्ग भी कहा गया है। एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टेबल हमको दे रखी है जहाँ पर हमें अप्रोचेस बता रखे हैं, ठीक है। उनमें से भी 3 अप्रोचेस हमको स्पेशली हाईलाइट करके इन डिटेल दे रखे हैं। ये अप्रोचेस का मतलब क्या है? पहली चीज़, ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट समय के साथ में किस तरह से पढ़ा गया वो बताया गया हमको, कि एक समय था तब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते थे, देन लेटर ऑन हमने उसमें क्या पढ़ा, एंड आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पर बताई गई है। सो देखो, सबसे पहला पीरियड है अर्ली कॉलोनियल पीरियड। उस टाइम पे अप्रोच था एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का, जिसका मेन फीचर ये था कि हम नए नए एरियाज़ के बारे में एक्सप्लोर कर रहे थे, उनके बारे में डिस्कवरी कर रहे थे, ठीक है। देन आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड, जहाँ पर रीजनल एनालिसिस किया गया, जो अलग अलग रीजन हैं उनके बारे में स्टडी करी गई, ठीक है। यानी कि हम अलग अलग रीजन की स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम पूरी दुनिया के बारे में स्टडी कर पाएंगे, पूरी अर्थ के बारे में ही स्टडी कर पाएंगे। तो दैट वाज द आइडिया। देन थर्ड पीरियड हो जाएगा 1930s का, जो कि इंटरवार पीरियड का टाइम था। तो यहाँ पर एरियल डिफ्रेंसिएशन किया गया, यानी कि हर रीजन में जो यूनिकनेस है, कहीं पर बहुत यूनिक फीचर है ना, तो वो क्यों है, ये सारी चीज़ें स्टडी करी कि इस पर्टिकुलर रीजन में ही क्यों ये यूनिकनेस है, कहीं और क्यों नहीं है। तो इस चीज़ पे मेन फोकस था। देन आता है लेट 1950s और लेट 1960s का पीरियड। तो दैट वाज द अप्रोच ऑफ स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाने लगा, फिजिक्स के जो लॉज थे उनको स्टडी किया जाने लगा, ओके। देन कम्स द पीरियड ऑफ 1970s, जहाँ पर इमर्जेंस हुआ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स का। तो देखो, इन तीनों को हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, एंड ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को तो आपको पता होगा इन तीनों का मतलब क्या है। ओनली क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज कि आप इन तीनों थॉट्स को, इन तीनों अप्रोचेस को एक लाइन में मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन, बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज़ अ रिविजन वीडियो। तो आप पहले पढ़ के आए होंगे, है ना। अगर आप पढ़ के आए हैं तो आई वुड ऑल्सो वांट टू नो कि आपको कितना आता है। इन तीनों अप्रोचेस को इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है 1990s का पीरियड, जिसका अप्रोच है पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी। तो इसका मेन फीचर है ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड यूनिवर्सल थ्योरीज को जो है अप्लाई किया गया। हर एक रीजन को, हर एक लोकल फिनोमेना को जो है इंपॉर्टेंस दी गई, एंड एवरीथिंग इज नाउ अंडरस्टूड। हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया गया, ओके। तो देखो, इस टेबल में मेजरली आपको ब्रॉड फीचर्स पे अगर आप नहीं भी ध्यान देते हैं इट्स ओके, बट आपको क्या ध्यान देना है, कौन सा अप्रोच किस पीरियड में आया, ठीक है, बिकॉज ये MCQ क्वेश्चंस में देखने को हमें मिलते हैं। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। एंड एट लास्ट हमको एक टेबल दे रखी है सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। सो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। एंड यहाँ पर जो हमारा एंटायर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ जस्ट अ समरी वीडियो, सो होपिंग दैट इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जाना नहीं